हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। आज हम वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं सिविक्स में से फेडरलिज्म का। बेसिकली ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब बोर्ड की बात आती है और हर एक मार्क्स मैटर करते हैं, वैसे में ऐसे भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ से सिर्फ 2 या 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो किसी भी हालत में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर देखने के बाद आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा डेवलपमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म से। सबसे पहले, दुनिया भर में जितने भी कंट्री हैं, आपको यहाँ पे रेड में दिख रहा होगा, ज़्यादातर कंट्रीज एक्चुअली फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। पर बहुत सारे कंट्रीज अभी भी हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के सिस्टम चलते हैं। उनके बारे में हम कभी बाद में समझेंगे। सबसे पहले, फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म, जैसे कि डेफिनेशन में यहाँ देख सकते हैं, अ सिस्टम इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बेसिकली एक देश के अंदर जो उनके सब डिविजन्स हैं, उनको हम स्टेट्स कहते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो जब भी पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज के बीच में, इसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, है ना। अगर सवाल आता है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो अपने को ये 3-4 पॉइंट याद रखने होते हैं। सबसे पहले, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या होता है समझते हैं। भारत में 1991 के पहले 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट या 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, एग्जिस्ट किया करता था। पर 1992 में 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट किया जाता है संविधान का। यानी कि संविधान में जब भी बदलाव करते हैं उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो 72वां और 73वां बार अमेंडमेंट किया जाता है, और इसी के बदौलत 2 नए टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। यानी कि अब देश भर के हर एक कोने में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनली लागू कर दिया गया था। उसके बाद भारत में 3 अलग अलग टीयर बन गए। सबसे पहला है, जिसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड पे आता है जिसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड पे आता है जिसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या सिर्फ लोकल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट के ही बेसिकली पार्ट है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज में तो हम इनको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, और अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज में तो हम इनको पंचायत कहते हैं। तो भारत में बेसिकली अभी 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है या 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अब भारत में जो पावर है वो डिवाइड किया गया है कई अलग अलग लेवल पे, और ये अपने आप में फेडरलिज्म का एक की फीचर माना जाता है। सेकेंड है, ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार हर एक राज्य सरकार को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को है। इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में और समझेंगे। मतलब ये है कि हर एक लेवल का अपना जुरिस्डिक्शन है, अपने कुछ अथॉरिटी है, कुछ पावर है। तो ये भी अपने आप में एक पावर डिवीजन को दिखाता है। थर्ड पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाइज जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल। बेसिकली संविधान में साफ साफ मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिमिटेशंस क्या है, पावर्स क्या है, और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है, और दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंस दर्शाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है जो कि। तो ये भी अपने आप में एक फेडरलिज्म यानी कि पावर शेयरिंग का ठीक ठाक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। चौथा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या होता है? समझिए जैसे बजट पास होता है देश के लिए, वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वैसे ही हर एक स्टेट का भी एक बजट होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट पास करती है। अब वो बजट के लिए जो रेवेन्यू है, बेसिकली जो पैसा वगैरह है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन संभालती है। वहीं पे अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो स्टेट फाइनेंस कमीशन संभालती है, और दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट है। यानी कि हर एक स्टेट को कितना पैसा जाएगा वो स्टेट कमीशन अपना देखती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन अपना देखती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल फाइनेंस कमीशन देखती है। तो काइंड ऑफ हम समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ये भी अपने आप में एक पावर डिवीजन का अच्छा एग्जाम्पल है। लास्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाई वन वन लेवल या 1 टियर। इसका मतलब है जैसे संविधान में कभी भी बदलाव करने होते हैं अपने को, तो उसके लिए संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पास हो जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, तो वो संविधान में अब चेंज होना मस्ट है। अपने को पता है कि जब भी लोकसभा में और राज्यसभा में कोई चीज़, कोई ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम उसको बिल कहते हैं। जब वो बिल राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर लिया जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों सभाओं से पास हो जाएगा तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद संविधान में बदलाव हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे लोकसभा और राज्यसभा अकेले वो बिल पास करके उसको चेंज नहीं कर सकते संविधान में। उसके लिए कम से कम 50% ऑफ द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितने भी है भारत में, यानी कि हर एक
राज्य के जितने भी विधानसभा हैं उनके आधा से ज़्यादा विधानसभाओं का परमिशन भी चाहिए होता है संविधान में चेंज करने के लिए। तो यानी कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि स्टेट्स के पास सम काइंड ऑफ अथॉरिटी जरूर है। तो ये भी अपने आप में एक पावर शेयरिंग या फेडरलिज्म का या डिवीजन ऑफ पावर का अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं अगले पेज पे, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस, ये क्या होते हैं? समझिए, दुनिया में दो तरीके का कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ लेते हैं यूएसए का। यूएसए के आज लगभग 50 स्टेट्स हैं, लगभग नहीं 50 स्टेट्स ही हैं। पहले 48 हुआ करते थे, तभी यूएसए का जो फ्लैग था उसे 48 स्टार्स आप देखा करते थे। अभी ऑलमोस्ट 50 स्टार हो चुके हैं क्योंकि 50 स्टेट हैं। ये स्टेट्स पहले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट किया करते थे, बट कुछ घटनाएं होती हैं जिसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। बेसिकली अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब सारे स्टेट्स आज़ाद होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन जिन पावर्स के अंदर वो कॉलोनीज हुआ करते थे उनसे आज़ाद होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे तो कल को फिर से हमें कोई कॉलोनाइज करके चला जाएगा, इसलिए बेहतर ये है कि हम मिल के एक कंट्री बना लें। यानी कि जब कोई जगह के स्टेट्स मिल के एक देश का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। बेसिकली स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ नेशन, इसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है यूएसए। वहीं पे अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेट्स कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। चाहे हम बात कर ले मौर्यन एम्पायर से लेके, चाहे गुप्ता एम्पायर से लेके, भारत या इंडिया एक एक होलिस्टिक यूनिट के रूप में एग्जिस्ट किया करता था। आगे चल के धीरे धीरे करके इसके अंदर स्टेट ज्वाइन होते रहे, डिवाइड होते रहे। बेसिकली यहाँ पे स्टेट्स मिल के एक देश का निर्माण किए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देश का एग्जिस्टेंस पहले से था। ऐसे कंट्री को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। अब दोनों में पावर में भी अंतर आते हैं। जैसे कि कई सारे अगर स्टेट मिलके एक कंट्री का निर्माण कर रहे हैं तो स्टेट्स नहीं चाहेंगे उनके हाथ से सारा पावर छीन जाए, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे उनके हाथ में ही सारा पावर हुआ करता था। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी भी चाहेंगे कि उनके हाथ में कुछ पावर बचा रहे। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स बहुत पावरफुल होते हैं, यूनियन के कंपैरिजन में स्टेट्स के पास पावर ठीक ठाक होता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सिंस कंट्री पहले से एग्जिस्ट किया करता था, तो कंट्री के पास ही ज्यादा पावर होता है, स्टेट्स ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स के पास अधिकार होता है कि उस फेडरेशन से एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं बाहर। मतलब बोले तो कल को चाहे तो कैलिफोर्निया यूएसए से अलग हो सकता है, शिकागो यूएसए से अलग हो सकता है, उनके पास अधिकार है। हालांकि होने नहीं देते हैं वहाँ की जुडिशरी, बट फिर भी हो सकता है। पर भारत में ऐसा कोई पावर नहीं है कि किसी स्टेट के पास कि कल को चाहे तो बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया। ऐसे अगर होता रहता तो अभी तक खालिस्तान और कितने साउथ इंडिया भी कई बार अलग होने की डिमांड करते रहते हैं, ये आसानी से हो चुका होता। ठीक है, तो ये एक पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स एग्जिट कर सकते हैं फेडरेशन को, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स एग्जिट नहीं कर सकते फेडरेशन को। ठीक है, अगला आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। भारत एक फेडरल कंट्री कैसे है, क्या बनाता है इसको? मैंने बताया था कि फेडरलिज्म का पहला और बेसिक मतलब यही है कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। वही यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं। बेसिकली इंडिया फेडरल कंट्री है क्योंकि इंडिया के पास डिवीजन ऑफ पावर हम साफ साफ देख सकते हैं। समझिए, भारत में 3 लिस्ट है, बेसिकली है तो 4, पर अभी के लिए हम 3 समझते हैं। पहले को कहते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स कवर हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, बैंकिंग के साथ साथ टैक्सेशन हो गया, उसके साथ फाइनेंस हो गया, उसके साथ डिफेंस हो गया, उसके साथ अगर हम ट्रेड एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यानी कि दूसरे देश के साथ कैसे व्यापार करेंगे, ये इन टॉपिक्स पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है। इस पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अलग से डिसाइड नहीं कर सकता। बिहार ये नहीं बोल सकता कल को कि भैया मैं तो अपने अलग तरीके से ट्रेड करूंगा अलग कंट्री से, और मेरा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो अलग होगा, देश में अलग चलता है, मेरा अलग होगा। ये सब चीजें नहीं हो सकती। इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को है। अगला है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। जैसे ये छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन वगैरह हो गए, ये सब जो टॉपिक्स हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। ऐसा इसलिए किया गया है, 2 कारण है बेसिकली, ये डिवीजन ऑफ पावर करने के भी 2 कारण है। पहला तो कि अगर सारा का सारा टॉपिक
केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है सारा का सारा टॉपिक, यानी कि हर चीज पे कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही होती है, तो देश में कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट का तानाशाही आ जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप आ जाती है, क्योंकि हर चीज पे वही कानून बना रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल रह ही नहीं जाता। सेकेंड डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट ये है, थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जैसे कि डिफेंस है या टैक्सेशन है, उन टॉपिक्स का बर्डन है वो हटा लिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उनको छोटे मोटे टॉपिक्स पे ज़्यादा माथापच्ची ना करना पड़े, और स्टेट गवर्नमेंट है वो छोटे मोटे टॉपिक्स अपना अपना देख ले। बेसिकली तरीके से लोड भी कम किया जा रहा है ये डिवीजन ऑफ पावर करके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से। तो छोटे मोटे टॉपिक्स एग्रीकल्चर, इरिगेशन वगैरह, ये सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं, ये आ जाते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। वैसे ही कुछ और टॉपिक्स हैं जो ना ही यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं ना ही स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। तीसरा है जिसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे कॉन्करेंट जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, और ऐसे टॉपिक्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री और एजुकेशन, ये सब वो टॉपिक्स हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। तभी आप देखेंगे एजुकेशन के नाम पे सीबीएसई वगैरह से सेंट्रल बोर्ड भी हैं, पर हर एक स्टेट का अपना बोर्ड भी होता है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया। वैसे ही फॉरेस्ट्री भी, इस पे भी कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है। एक्चुअली में ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एक टाइम पे कभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एग्जिस्ट किया करते थे, मतलब स्टेट लिस्ट में आते थे, पर इसमें कुछ ये कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ टॉपिक्स को ऐड करने के पीछे का रीजन एक ये भी रहता है। जैसे फॉरेस्ट्री को अगर हम समझ लें, अब भारत में ऑलमोस्ट टारगेट ये है इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से रहा है कि 1/3 ऑफ आवर लैंड मास, यानी कि टोटल जो 33% का हमारा जमीन है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर होना चाहिए, ताकि हम बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट वगैरह इंप्रूव कर सके, और जो जितना हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उतना एब्जॉर्व कर सके, उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे हमें। पर भारत में अभी ऑलमोस्ट अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 24% के आसपास हमारा जो टोटल जमीन है वो आता है फॉरेस्ट कवर के अंदर। मतलब बेसिकली अभी हमें 9% और अचीव करना है। लेकिन वहीं पे कुछ राज्य जैसे हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जैसे हो गए, जिनके पास 80% से भी ज़्यादा जमीन उनका स्टेट का फॉरेस्ट कवर के अंदर है, तो कल को वो कह सकते हैं कि भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा है, 33% अगर अपने को एवरेज चाहिए, तो मेरे पास तो 80% से ज़्यादा जमीन जंगल में कवर है, तो मैं तो आराम से बहुत सारा पेड़ काट सकता हूँ। लेकिन तब दिक्कत आएगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं जिनके पास फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, वो एक्चुअली में भरपाई करते हैं ऐसे स्टेट्स का जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पंजाब हरियाणा के पास सिर्फ 8 या 9% फॉरेस्ट कवर है, तो अगर वो भी काटने लगेंगे तो नेशनल एवरेज है वो बहुत कम पे आ जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा। इसलिए कुछ टॉपिक्स को स्टेट लिस्ट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया कि आप अपना कानून बना सकते हैं, पर अगर सरकार को, केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मनमानी कर रहे हैं, तो वो भी फिर उस टॉपिक पे कानून बना सकते हैं। अच्छा, अगर एक ही टॉपिक पे दोनों ने कानून बनाया है, पर दोनों का कानून थोड़ा अलग अलग है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कानून लागू होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, बेसिकली ऐसा याद रख सकते हैं। एक और लिस्ट है जिसको कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। ये एक्चुअली में इसमें मेंशन नहीं है अभी तक के लिए कि कितने टॉपिक्स हो सकते हैं या कितने आते रहेंगे, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता। इसमें वो टॉपिक्स आते हैं जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय तक जितने टॉपिक एग्जिस्ट करते थे वो सारे ज़्यादातर इन तीनों में डिवाइड कर दिए गए थे, पर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो उस समय संविधान बनाने वाले जो लोग थे वो नहीं जानते थे। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। ऐसे भी आगे चल के भी 50-60 साल बाद बहुत सारे ऐसे नई टेक्नोलॉजीज आएंगे जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते। तो ऐसी जितने भी नई नई चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में ऐड होते रहेंगे, वो सारे के सारे रेसिडुअरी लिस्ट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे, और रेसिडुअरी लिस्ट पे भी कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। रेसिडुअरी वर्ड आया है रेसिडुअल से, मतलब बचा खुचा, यानी कि जो भी नया नया चीज़ आते जाएगा वो इसमें डालते जाएंगे, और इस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अब इस चैप्टर से एक लगातार कई सालों से एमसीक्यू पूछा जाता है जनरली। ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे कि लाइक बैंकिंग दे दिया, एग्रीकल्चर दे दिया, फॉरेस्ट्री दे दिया और एजुकेशन दे दिया, और पूछा इनमें से कौन सा ऐसा है जो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए भली भांति कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो किस लिस्ट के अंदर आते हैं। मेन जो है याद रखने का तरीका है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे आपको लग रहे हैं, जैसे ये सब हो गए बैंकिंग, डिफेंस, फाइनेंस वगैरह, ये सब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। छोटे मोटे टॉपिक हैं एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्रिजन, हेल्थ वगैरह, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। और फॉरेस्ट्री और एजुकेशन ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली दोनों के अंदर आते हैं। अगला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स। ये भी अपने आप में एक फीचर है फेडरलिज्म का। हालांकि पावर का डिवीजन तो होता है, हमें पता है, क्योंकि कुछ पावर स्टेट के पास है,
कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट जितने भी स्टेट्स हैं ना उनमें भी पावर अनइक्वली डिवाइडेड है। और खाली स्टेट्स की बात नहीं करते हैं, स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज की भी बात करेंगे तो उनमें भी पावर का डिवीजन बहुत अलग तरीके से होता है कई बार। समझिएगा, हमें पता है कि हेड ऑफ द जो नेशन है वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होता है, और वैसे ही हेड ऑफ द स्टेट जो है हर एक स्टेट में वो गवर्नर होता है। तो जो पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं कायदे से वैसे ही पावर गवर्नर के पास भी होते हैं हर एक कंट्री में। या खास करके अगर हमारे कंट्री की बात करेंगे तो हमारे कंट्री में हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होते हैं और हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे ही हर एक स्टेट में भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट सीएम होते हैं यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं, और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होते हैं। तो जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली पीएम के पास वही पावर, वैसे ही पावर होता है सीएम के पास, बस अंतर ये है कि पीएम का पावर ऑल ओवर इंडिया लागू होगा, सीएम का पावर जो भी है या जो भी उनके अथॉरिटीज हैं वो सिर्फ उस स्टेट में लागू होंगे जिस स्टेट के वो सीएम है। और अगर बात करते हैं प्रेसिडेंट का तो सिमिलर वहां पे भी हमने अपने को देखने मिलता है कि जो भी प्रेसिडेंट है उनका जो भी अथॉरिटी है पूरा देश भर में लागू होता है, और गवर्नर का अथॉरिटी सिर्फ उस स्टेट में लागू होगा जिस स्टेट का वो गवर्नर है। लेकिन हर एक स्टेट का जो गवर्नर है, अगर हम देखा जाए कि अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हर एक स्टेट में इक्वल होना चाहिए था, है ना। पर यहाँ पे भी एक अपने आप में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। वैसे स्टेट्स में जो देश के द्वारा बनाए गए कानून हैं वो गवर्नर के परमिशन से ही लागू हो सकते हैं। जैसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नर नहीं चाहता कि ये देश का जो भी कानून बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो हर एक स्टेट में लागू हो जाएगा। पर नागालैंड, असम जैसे जो स्टेट्स हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट हैं, असम, नागालैंड, अभी याद रख लीजिए मेघालय है, ये सारे जो स्टेट्स हैं इनमें गवर्नर जब तक अप्रूव नहीं करता है कि हाँ ये लॉ इन एरियाज में भी लागू होगा तब तक लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से उनका जो लाइवलीहुड है वो ट्राइबल कम्युनिटीज का वो हैम्पर हो सकता है, क्योंकि बहुत अलग तरीके से जीते हैं। देश में जो सामान्य जीवन यापन होता है वैसा नहीं होता, उनके तरफ थोड़ा अलग होता है। तो उनका बेसिकली कोई उनको हैम्पर ना हो इसके लिए लॉ वगैरह बहुत केयरफुली गवर्नर वहां पे इम्प्लीमेंट करता है बेसिकली अपने मर्जी से। तो हर एक स्टेट का जो गवर्नर है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा पावर है इस मैटर में असम, मेघालय, नागालैंड के गवर्नर्स के पास। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है। वहीं पे अगर यूटीज की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज की, तो भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बेसिकली हमारे यहाँ पे स्टेट में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है सो गवर्नर कहते हैं, बता दिया। पर जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इनके जो हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैं उनको गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, शॉर्ट में सीधा हम एलजी कहते हैं, या कई बार एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं या कमिश्नर भी कह सकते हैं। ये पुलिस कमिश्नर वाला नहीं, अलग कमिश्नर है, पर हमारे यहाँ पे सीधा सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पावर है वो एक नॉर्मल स्टेट के गवर्नर के पावर के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है बेसिकली, समझिएगा, यूनियन टेरिटरी को हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र के द्वारा शासन किया जाने वाला प्रदेश। बेसिकली वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर रहता है, बेसिकली प्रेसिडेंट अपने मर्जी से चलाता है, प्रेसिडेंट चलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक स्टेट के गवर्नर के इतना पावरफुल नहीं है, वो एक बस एजेंट है प्रेसिडेंट का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है अमंग स्टेट्स एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स के गवर्नर ज्यादा पावरफुल हैं, यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ एक एजेंट है प्रेसिडेंट के। पर हर एक स्टेट का जो गवर्नर है वो अपने आप में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अपने तरीके से काम कर सकता है। पर वहीं पे मैंने बताया 2-3 ऐसे स्टेट्स हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इनके जो गवर्नर है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके अप्रूवल के बिना देश के द्वारा बनाया गया लॉ कुछ एरियाज में लागू नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नर अप्रूव नहीं करते। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे यहाँ के फेडरलिज्म का। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2 या 3 नंबर के, ध्यान से याद रखना पड़ेगा। अगला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक बेसिकली समझ लीजिए लैंग्वेज, भाषा के आधार पे भी भारत में बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ है। इससे भी स्टेट्स को अपने आप में थोड़ा एक फील आती है कि हाँ सही बात है, हमारे हमारे कल्चर को भी ध्यान दिया जा रहा है, हमारे कल्चर को अंडरमाइन नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत में आंध्र प्रदेश जो अभी टूट के तेलंगाना में डिवाइड हो गया, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था क्योंकि सीधा सीधा बात यही है कि यहाँ पे तेलुगु लोग ज़्यादा रहते थे और तेलुगु लोगों का डिमांड था कि हमें तेलुगु स्पीकिंग स्टेट अलग से चाहिए। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। आगे चल के फिर ये जो बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था जिसमें आज गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं, इसको भी डिवाइड कर दिया गया। बॉम्बे प्रोविंस का वो वाला पार्ट जहाँ पे लोग गुजराती बोलते थे आज वो गुजरात के नाम से जानते हैं, आप जहाँ मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो भाषा के आधार पे स्टेट्स को बांटा गया, यानी कि एक तरीके से दिखाया गया कि उनके जो लोकल कल्चर्स हैं, लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व करने का पूरा प्रयास किया गया है। ये भी हमारे देश में फेडरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आगे आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि
भारत का जो लैंग्वेज पॉलिसी है अपने आप में एक सही रिफ्लेक्शन है इंडियन फेडरलिज्म का। कैसे एक्सप्लेन करें इस सेंटेंस को? तो समझना पड़ेगा कि भारत में ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे 21-22 लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे हिंदी प्लस 21 हैं। हिंदी में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लोग आपको दिख रहे होंगे कि यही भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है भारत में। पर इसके बावजूद भी हमारे देश का नेशनल लैंग्वेज हिंदी को नहीं बनाया गया। अगर ऐसा होता तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी के लोकल जो कल्चर्स हैं उसको थोड़ा बहुत या लैंग्वेज है उनको अंडरमाइन किया गया और एक भाषा को थोप दिया गया बाकी जनता के ऊपर, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपने, वहाँ पे सिन्हालीज जो थी वही मतलब नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था, सिन्हाला को। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपने आप में देख सकते हैं कि ये भी सही तरीके से एक पावर शेयरिंग का एक सही मॉडल है। हिंदी ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा लोग बोलते हैं, पर फिर भी भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पहला लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया का पहला ये कि देयर इज़ नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हालांकि बचपन से शायद 5वीं 6ठी क्लास से स्टार्ट होते हैं तो हमें यही सुनने को आता है कि हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत का नेशनल लैंग्वेज कोई है ही नहीं, है ना। हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस पे भी आएंगे। तो लैंग्वेज पॉलिसी पहला क्या है कि इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सेकेंड, भारत में ऑलमोस्ट 40% लोग हिंदी बोलते हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना अगर कोई भाषा जनरली अगर देश में बोली जाती है तो ज़्यादातर देखेंगे कि वो भाषा उस देश का नेशनल लैंग्वेज हो जाता है, पर हम नहीं बनाए क्योंकि उनके लोकल लैंग्वेजेस को हम अंडरमाइन नहीं करना चाहते थे। थर्ड चीज़ ये है कि भारत में जब संविधान बन के रेडी हो चुका था 1950 में 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। रिपब्लिक डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं आज। 1950 में तभी जब लैंग्वेज पे बात हो रही थी तो पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि शुरू में चर्चा चल रहा था कि हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज बनाना है, पर पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई कि ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग जो तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयाली बोलते हैं, बेसिकली द्रविडियन लैंग्वेजेस जो बोलते हैं, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हिंदी हो जाए, क्योंकि उनको हिंदी बोलनी आती नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, 15 साल के लिए, यानी कि टिल 1965, ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा, 15 साल ये भी याद रखना पड़ेगा। 15 साल के लिए बोला गया कि हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा ही, साथ में एक और, सिंस नेशनल लैंग्वेज तो नहीं हो सकता था कोई, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा होगा इस पर चर्चा चल रही थी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी तो होगा ही होगा, साथ में जब तक के लिए ऐसे साउथ इंडियन स्टेट्स वगैरह खास करके, या जो भी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, वो स्टेट जब तक हिंदी पे अच्छी कमांड उनकी नहीं हो जाती, तब तक के लिए इंग्लिश को भी साथ में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। तो भारत में पहला चीज हमें ये याद रखना है कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत में बेसिकली दो मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो हिंदी तो रहना ही था हमेशा के लिए, इंग्लिश सिर्फ 15 साल के लिए था। और ऐसा बोला गया था कि सरकार प्रयास करेगी कि धीरे धीरे करके इंग्लिश का यूज फेज आउट हो जाए और हम हिंदी में ज़्यादातर बात करने लगे और सब जगह हिंदी ही हमारा एक तरीके से मेन ऑफिशियल लैंग्वेज ही रह जाए, इंग्लिश को हटा दिया जाए। पर अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हर 15 साल के बाद, यानी कि 1965 के बाद, हर 5-5 साल में रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वो स्थिति अभी सही आ चुकी है कि इंग्लिश को अब हम हटा सकते हैं, और अगर आ गई तो ठीक है, और नहीं तो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बेसिकली अगर ऐसा लगता है कि हिंदी का पूरा पूरा इस्तेमाल स्टार्ट नहीं हो चुका है पूरा देश में, तो तब तक के लिए 5-5 साल के लिए इंग्लिश को एक्सटेंड किया जाएगा। और स्थिति आज ऐसी है कि ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कितना 60-70 साल हो चुके हैं और अभी भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को फेज आउट नहीं किया गया, यानी कि हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी है। उसके अलावा संविधान 21 और हिंदी के अलावा 21 मोर, अदरवाइज सीधा लिख सकते हैं कि 22 ऐसे भाषा हैं जिनको बेसिकली शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में रखा गया है। ये भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में है। अब ये जो 22 भाषा है, बेसिकली सरकार प्रयास करती है कि इनको प्रमोट किया जाए। इसमें से 2-3 मेजर नाम देख सकते हैं जो मिसिंग है। आपको जितने भी नाम पढ़ेंगे उसमें से शायद भोजपुरी नहीं दिखेगा, राजस्थानी नहीं दिखेगा। तो बेसिकली ये एक दो और लैंग्वेजेस हैं जिनको हो सकता है आने वाले टाइम में हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर भारत में बोले जाने वाले मेजर जो लैंग्वेजेस हैं उनको सरकार ने ठीक ठाक प्रमोट करने का प्रयास किया है, और 22 लैंग्वेजेस हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में गिने जाते हैं। तो हमें लैंग्वेज पॉलिसी से क्या क्या याद रखना है? पहला चीज कि भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हालांकि 40% आबादी हिंदी बोलती है इसके बावजूद भी। सेकंड, भारत में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और इंग्लिश हैं। तो ये समझ सकते हैं कि अपने आप में बाकी जो लोग हिंदी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे अभी तक सही तरीके से, या सीख नहीं पा रहे, उतना फ्लुएंट नहीं हो पा रहे, उन राज्यों को फोर्स नहीं किया जाएगा हिंदी मानने के लिए, और उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रावधान है कि आप इंग्लिश को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है फेडरलिज्म की। उसके अलावा और ये है कि भारत में साथ में
21 और यानी कि टोटल हिंदी को लेके 22 लैंग्वेज ऐसे हैं जिनको सरकार प्रमोट करने का ट्राई करेगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया पिक्चर निकल के आता है फेडरलिज्म का। अगला टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस ये क्या होते हैं? समझिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस यानी कि राज्य का जो, हर एक राज्य के जो सरकार है उनका केंद्रीय सरकार के साथ कैसा रिश्ता रहा है। इसको अगर हम भारतीय राजनीति के 70 साल में, मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद अभी तक ऑलमोस्ट जो 70 ईयर्स हैं, 75 ईयर्स हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो हम दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्री 1990 कर सकते हैं और एक पोस्ट 1990। यानी कि 1990 के पहले सेंटर का हर एक स्टेट्स के साथ जो रिलेशन था वो थोड़ा अलग टाइप का होता था, और 1990 के बाद सेंटर का जो रिलेशन है हर एक स्टेट के साथ वो डिफरेंट तरीके से होने लग गया। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आपको ध्यान हो अगर आपको ध्यान हो तो 1984 में इंदिरा गांधी का ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद असैसिनेशन हुआ था, और राजीव गांधी का 1989 में उन्होंने एलटीटी को के साथ जो उनका डिस्प्यूट हुआ था उसके वजह से उनको भी असैसिनेट कर दिया गया था। राजीव गांधी के डेथ के बाद ऐसा कोई बहुत पावरफुल कांग्रेस लीडर उभर के नहीं आया जिसकी ऐसा अकेले की सरकार बनती। 1990 के पहले हमेशा कांग्रेस की बहुमत की सरकार रही है। बहुमत मतलब फुल मेजोरिटी। एक बार ही ऐसा हुआ है कि उनको गठबंधन करनी पड़ी है 1990 से पहले। उसके पहले कांग्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, दूसरी कोई तो सरकार बन ही नहीं पा रही थी। बीच में एक बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो 3 साल में गिर भी गई थी। अदरवाइज ऐसा देखेंगे तो 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ उससे लेकर 1990 तक ऑलमोस्ट कांग्रेस का ऐसा हमेशा फुल मेजोरिटी वाली सरकार रहती थी, एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। बेसिकली बहुत ताकतवर जब कोई हो जाती है पार्टी तो फिर अपने पावर्स का वो थोड़ा गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। ऐसा हम कई बार कई देशों में अलग अलग पॉलिटिकल सेटअप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टेट लेते हैं, 1952 में जब पहली बार चुनाव हुआ लोकसभा का, और 1952 में ही पहली बार चुनाव हुआ हर एक स्टेट में विधानसभा का, तो लोकसभा और विधानसभा में फुल मेजोरिटी थी किसकी? हर एक विधानसभा में कांग्रेस की सरकार, और फुल मेजोरिटी थी लोकसभा में। पर जब 5 साल बाद अगला चुनाव हुआ यानी कि 1957 में, तो 1957 में लोकसभा में तो फुल मेजोरिटी था कांग्रेस का ही, हर एक स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी सिवाय एक के। जैसे केरला पहला स्टेट ऐसा बना था जहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। ES नंबूदिरिपद उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पर ये बताना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे करके कुछ ऐसे स्टेट थे जिनमें कांग्रेस की सरकार अब नहीं बन रही थी। तो ऐसे केस में वो संविधान का थोड़ा सा मतलब नाजायज फायदा उठा के, जहां पे लूप होल्स ढूंढ के उन राज्यों के सरकार को गिराने का प्रयास करते थे। इससे क्या होता था कि हर एक स्टेट थोड़ा सा डर में रहती थी कि अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पसंद है तो कल को हमारी सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन 1990s के बाद, अब सिंस कोई बड़ा लीडर कांग्रेस की तरफ से मौजूद नहीं था, तो कांग्रेस की जो सरकार बन रही थी वो गठबंधन की सरकार थी, या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट में स्टेट्स की सरकार को गिराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं साउथ इंडिया में एक पार्टी है तमिलनाडु में जिसका नाम है DMK, द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम, ये पार्टी का नाम है। अब ये पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाया है लोकसभा में। अब कल को कुछ दिक्कत आ जाए, मान लेते हैं कर्नाटका या तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ ही कोई दिक्कत आ जाए, और वो चाहती है कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करके। अपना इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह में कुछ कुछ अधिकार होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अपनी पावर थोप सकती है। वो चाहती है कि तमिलनाडु का गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दे, हटा दे। लेकिन सिंस DMK जो पार्टी है इसका मेन प्रेजेंस तमिलनाडु के अंदर ही है, और DMK के साथ गठबंधन में है कांग्रेस, तो वैसे में DMK अलाउ नहीं करेगा कभी कि नहीं, हम अग्री नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये तमिलनाडु में जो भी जिसकी भी सरकार है उसको गिराई जाए, क्योंकि हमारा साख कमजोर होगा वहां पे। तो ऐसे करके 1990s के बाद बेसिकली जब से वो एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट खाली बनने लग गए, उसके बाद जो स्टेट्स थे थोड़े से नीडर हो गए और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का बेखौफ होकर इस्तेमाल करना स्टार्ट किए पहली बार। उसके पहले थोड़ा सा डर का माहौल जो होता है ना वो देखने मिलता था स्टेट्स के अंदर, कि हाँ अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा तो हमारी सरकार गिराई जा सकती है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस भारत में, इसको दो फेज में हम देख सकते हैं। एक प्री 1990 जब सिर्फ कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती थी, तो ये प्री 1990 कांग्रेस की बहुमत की सरकार जब होती थी तो कांग्रेस बहुत पावरफुल था, और वैसे में स्टेट्स जो है अपने पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल खुल के नहीं कर पाते थे। और दूसरा फेज देख सकते हैं पोस्ट 1990, यानी कि 1990 के बाद जब कांग्रेस की बहुमत की सरकार बननी बंद हो गई और साथ में कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुए, तो वैसे में स्टेट गवर्नमेंट को बार बार हटा देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप गठबंधन में है और दूसरी पार्टी हो सकता है आपके साथ अग्री ना करे।
तो ये है सेंटर स्टेट रिलेशंस। यहाँ पे दो कार्टून देख सकते हैं, ये दोनों कार्टून क्या बताते हैं। पहला है पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब बेसिकली दुख होता है। पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं एक लीडर है बैठे हुए हैं, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, बेसिकली एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर है ये, जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करके, है ना, ये साइकिल देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी का निशान है। तो ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके साथ गठबंधन करके एक सरकार चला रहे हैं, और ये सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में एक बॉम्ब है। बेसिकली ऐसा है कि भैया तुम हमारा डिमांड पूरा करो नहीं तो फट जाएंगे, सीधा बात यही है। मतलब ये है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के डिमांड को मानते हुए चलना है, तभी एक कोलिशन गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है, नहीं तो वो पार्टी छोड़ के चला जाएगा उस कोलिशन को। तो ये अपने आप में बहुत झंझट वाला काम हुआ करता था हमेशा से, और आज भी होता है। तो हर सरकार चाहती है कि उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, कोलिशन गवर्नमेंट ना आए। वहीं पे दूसरी तरफ स्टेट्स प्लीड फॉर मोर पावर्स, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि केरला है या दूसरा कोई है, ये दूसरे जो भी स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे अपने ही स्टेट्स के अंदर जो पावर होते हैं बेसिकली, यानी कि स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं या स्टेट के जो भी पावर होते हैं, वो पावर मांगने के लिए भी मतलब एक तरीके से सब भीख मांग रहे हैं और लाइन में खड़े हैं, जो कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनली मिलना चाहिए था ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हैं काइंड ऑफ इंदिरा गांधी जैसे एक कैरिकेचर है यहाँ पे पता चल रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये प्री 1990 की बात है, यानी कि 1990 के पहले जब सीधा सीधा मेजोरिटी फॉर्म हो जाती थी कांग्रेस की, तब की बात है। और वो स्टेट्स को एक तरीके से सप्रेस करके रखते थे, क्योंकि वहां पे उनके पास अधिकार होता था, और कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स ढूंढ के वो हमेशा से स्टेट गवर्नमेंट को गिराने की प्रयास करते थे। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास बेसिकली अपना ही चीज भीख मांगने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली सारा पावर एक हाथ में आ जाना, और डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा होता है, यानी कि पावर है वो डिवाइड कर देना अलग अलग जगह पे। भारत में 1992 के पहले मैंने बताया कि टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते थे, एक होता था सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता था स्टेट गवर्नमेंट। पर 1992 में बेसिकली एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि थर्ड टीयर ऐड कर दिया गया। थर्ड टीयर के ही पार्ट थे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, यानी कि एक सरकार होगी देश में, एक सरकार होगी राज्य में, और एक सरकार होगी छोटे छोटे ग्राम और छोटे छोटे शहरों में भी। बेसिकली इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। पंचायत होता है रूरल एरियाज में, म्युनिसिपैलिटी सेम चीज है, बस अर्बन एरियाज में होते हैं। बेसिकली जो काम पंचायत का रूरल एरियाज में है यानी कि ग्रामीण इलाकों में है, वही काम म्युनिसिपैलिटी का अर्बन एरियाज में है यानी कि नगरीय इलाकों में है। अब पंचायत का जो सेटअप है वो कैसा होता है, इससे भी सवाल आ सकता है, तो समझ लेते हैं। पंचायत भी अपने आप में थ्री टीयर है। थ्री टीयर का मतलब पंचायत भी तीन लेवल पे काम करता है। कैसे? सबसे जो पहला है उसको कहते हैं ग्राम पंचायत, सबसे पहला उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद जो आता है सेकंड लेवल, उसको कहते हैं पंचायत समिति या ब्लॉक। पंचायत समिति, ये शब्द आपने सुने होंगे बहुत बार, पर कई बार अपने को कंफ्यूजन रहता है कि होते क्या चीज है। पंचायत समिति या ब्लॉक। और थर्ड है जिसको कहते हैं जिला परिषद। ये तीन लेवल हैं पंचायत के। जिला परिषद क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले हर एक गांव, एक गांव को या फिर कई, दो तीन चार पांच, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन, अगर बहुत बड़ा गांव है तो एक ही गांव को ग्राम पंचायत कहते हैं, और अगर आबादी कम है तो तीन चार पाँच छः गांव को मिला के बनता है एक ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कुछ लोग चुने जाते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत में जितने भी 18 से ऊपर के लोग होते हैं वो लोग वोट करते हैं। जितने भी लोगों को भी हम चुनने की बात करेंगे उनके लिए, बस याद रखिएगा उस ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं 18 से ऊपर के, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपने को पता है, 18 से ऊपर के जितने लोग हैं वो सारे लोग वोट कर सकते हैं वहां पे। ध्यान से समझने की बात यह है। तो ग्राम पंचायत में अगर एक गांव है, बहुत बड़ा आबादी है, उसमें बहुत ज्यादा आबादी है, बहुत बड़ा गांव है, तो अपने आप में ग्राम पंचायत हो जाएगा। ये कई सारे गांव मिला के, अगर कम आबादी है तो तीन चार पांच गांव मिला के एक बनता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कई सारे पंच चुने जाते हैं। पंच हमें सुन के ऐसा लगता है कि पांच ही होंगे, जनरली पांच नहीं होते, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो पंच है वो चुने जाते हैं किसके द्वारा? 18 प्लस जितने भी लोग हैं उस ग्राम पंचायत में, उनके द्वारा। उन पंच में से एक हेड होता है जिसको सरपंच कहते हैं बेसिकली। अब ऐसे कई सारे ग्राम पंचायत को मिला के बनता है पंचायत समिति। ऐसे कई सारे ग्राम पंचायत को, अगर हम इसको ग्राम पंचायत लिखते हैं, ये भी अपने आप में ग्राम पंचायत है, ये भी अपने आप में ग्राम पंचायत है। मान लेते हैं कि ये दो गांव से मिला के बना हुआ ग्राम पंचायत है, ये इकलौता एक ही गांव ग्राम पंचायत है। ये मान लेते हैं चार गांव को मिला के बना हुआ ग्राम पंचायत है। तो हर एक ग्राम पंचायत में कई पंच होंगे और एक सरपंच होगा। पंच होंगे, सरपंच होगा, पंच होंगे, सरपंच होगा। वैसे ही कई सारे ग्राम पंचायत को मिला के बनता है पंचायत समिति। ये है अपने आप में एक पंचायत समिति। और पंचायत समिति का जो हेड होता है वो भी
ग्राम पंचायत के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। अब ऐसे कई सारे पंचायत समिति को, कई सारे पंचायत समिति को मिला के बनता है एक जिला परिषद। तो जिला परिषद होता है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो अगर समझ में आ रहा होगा, कई सारे ग्राम पंचायत को मिला के बनता है एक पंचायत समिति या ब्लॉक कहते हैं, और कई सारे पंचायत समिति को मिला के बनता है जिला परिषद। जिला परिषद का जो हेड होता है पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहते हैं। और जिला परिषद में भी ज्यादातर लोग इलेक्टेड ही होते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर उस जिला से कोई एमपी है या एमएलए है तो वो भी उसका मेंबर होता है, और कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड नहीं होते, अदरवाइज इसके भी ज्यादातर मेंबर इलेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। पंचायत समिति जब बन जाता है पंचायत समिति जब बन जाता है तो पंचायत समिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पंचायत समिति में सारे लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, और वो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। और कई सारे पंचायत समिति मिलके जब जिला परिषद बनता है तो जिला परिषद में ज्यादातर लोग इलेक्टेड होते हैं, जिसका जो हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहते हैं, वो भी इलेक्टेड होता है। हालांकि यहाँ पे एक दो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे मैंने बोला, इस जिला से अगर कोई एमपी है या एमएलए है यानी कि सांसद है या विधायक है तो भी इसका ऑटोमेटिक मेंबर बन जाता है। ठीक है, वैसे सेम चीज है म्युनिसिपैलिटी के लिए। अगर पंचायत का सिस्टम समझ में आ गया तो म्युनिसिपैलिटी का भी सेम है। पर खाली याद रखिएगा, छोटे शहरों में इसको म्युनिसिपैलिटी कही जाती है और बड़े शहरों में इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। तो है एक ही चीज, अगर छोटा शहर है तो म्युनिसिपैलिटी, छोटा शहर है तो म्युनिसिपैलिटी, और बड़ा शहर है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी में भी ऐसे ही चुनाव होते हैं, यानी कि इसके अंदर वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर जितने भी 18+ के लोग हैं वो कुछ लोगों को चुनते हैं, वार्ड काउंसिलर्स कहलाते हैं वो लोग। किताब में नहीं है तो याद नहीं रखना है, ये पूरा याद रखना है। ये पूरा किताब में एक एक लाइन लिखा हुआ है तो याद रखना है। इसके बारे में खाली इतना याद रखना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ज्यादातर लोग इलेक्टेड होते हैं, और वो भी उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर से। म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेम चीज है, फिर से बता रहा हूँ। अगर छोटा शहर है तो उसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, बड़ा शहर है तो उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और दोनों में से जो भी दोनों के जो मेंबर होंगे वो ज्यादातर इलेक्टेड होंगे। इसके द्वारा इन म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने भी 18 से ऊपर के लोग रह रहे हैं, 18 साल से ऊपर के जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। म्युनिसिपैलिटी का हेड को म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को मेयर कहते हैं। बस ये याद रखना है आपको, इसके अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ अलग से याद नहीं रखना। तो ये है, अगर इतना कर लेंगे तो मेरा उम्मीद है कि इस चैप्टर से सवाल ऐसे छूटने तो नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी जहाँ पे, और ये चैप्टर, पहली बात, ये चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा कम है, पर जहाँ पे मैंने बोला कि बोर्ड की बात आती है जहाँ पे एक एक नंबर, दो दो नंबर इतने मायने रखते हैं, खास करके एमसीक्यूज वगैरह में जहाँ पे आप गलती बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि अगर एमसीक्यू में किसी का 20 में से 15 से नीचे आ जाए और उसके ओवरऑल 90 से ऊपर आए, ऐसा बहुत रेयर केस है। तो आप एमसीक्यू वगैरह में गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एमसीक्यू में जैसे यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट जो है, या स्टेट लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है, वहां से एक क्वेश्चन आ ही सकता है, आता ही है जनरली हर बार। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेटेज कम है बोल के बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, पर मैंने बताया जहाँ पे हर एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा नंबर टारगेट कर रहे हैं तो, अच्छे मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो वैसे केस में हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। कितना ही कम वेटेज क्यों ना हो किसी चैप्टर का, हमें उसको पढ़ना पड़ता है। और अगर ये वीडियो देख लिया है तो मेरा अनुमान ये है कि आपका ज़्यादातर टॉपिक कवर हो चुका होगा और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।